बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बहुत ही भौचाल आ गया है, एक भौचाल टाइप स्टोरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छः जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कि एजेंसियाँ, फ़ौज, इंतज़ामिया ये सारे मुदाखलत कर रहे हैं हमारे काम में, हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो इसका सद्देबाब किया जाए, इसका नोटिस लिया जाए। ये मामूली डेवलपमेंट नहीं है, मैं समझता हूँ ये उसी तरह की डेवलपमेंट है, उससे भी बढ़ के है जो इंडिया में कुछ जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। ये उससे बढ़ के डेवलपमेंट है और ये अब मज़ीद मामलात बहुत बिगड़ने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत ही बिगड़ रहे हैं मामलात। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके एक एक पहलू पर डिस्कस करते हैं। ये 6 जजेस कौन कौन से हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, यानी कि आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, ये कौन 6 जजेस हैं, ये अभी मैं आपको उनके नाम भी बताता हूँ, तस्वीर भी दिखाता हूँ। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहाँ घंटे का निशान बना हुआ है प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, रमज़ान का राशन धड़ाधड़, और यतीम बच्चों में वो जो तकसीम है, जूते, कपड़े, ब्रांडेड शॉप्स पे हम लेके जा रहे हैं और आपका तामुन, अल्लाह का करम जारी और सारी है जनाब। और आ जाएं भाई, ये बताएं, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं उन जजेस का नाम बता दूँ आपको, ये तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी। उनमें एक हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़अत साहबा। ठीक है, ये 6 जजेस हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 8 है, उनमें से 6 जज, 8 के तादाद में 6 जज जो है ना ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि एजेंसियाँ मुदाखलत कर रही हैं, इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, इंतज़ामिया मुदाखलत कर रही है, हमें डराया धमकाया जा रहा है। हम कुछ मिसालें दी हैं जनाब, उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं कि 2 जजेस ने जस्टिस आमिर फ़ारूक से इख्तलाफ किया था वो तलाक वाले मामले में। ठीक है, अच्छा, इद्दत में, तलाक वाले मामले में, तो फिर उसके बाद उन्हें धमकियाँ दी गईं, उनके रिश्तेदारों के ज़रिए उन्हें पैगाम पहुंचाया गया, उनके दोस्तों के ज़रिए उन्हें सिफारिश करवाई गई, वगैरह वगैरह, बाकी उन्हें धमकियां दी गई। ये वो कुछ मिसालें भी हैं। उन्होंने साथ ये भी लिखा कि जी वो जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इल्ज़ामात लगाए थे, अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी तो रिटायर्ड जज के तौर पर, क्योंकि उनकी वो जो बरतरफी थी वो गैर कानूनी और गैर आइनी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, तो कहते हैं उन इल्ज़ामात का भी, उन पर भी गौर किया जाए और उनमें भी वो जो मुलविस थे वहाँ उनको भी सज़ा दी जाए। अच्छा, अब ये मामला क्या है, अचानक कैसे ज़मीर जाग गया 6 जजों का? ये ज़मीर जागा है, कुछ मिसालें जो दी गई हैं ये खान साहब के केसेस की दी गई हैं। क्या किसी और केस पर जजेस पर दबाव नहीं पड़ा? सवालात तो मैं करूँगा। मैं एक बात अपनी क्लियर कर दूँ कि मैं वो बंदा हूँ डेमोक्रेटिक, घर से लेकर महल्ले तक, मुल्क तक, बैनुल अक़वामी हिसाब से मैं बला का डेमोक्रेटिक इंसान हूँ। मैं कानून और आइन और रूल ऑफ लॉ पर बिल्कुल अंधा यकीन रखने वाला इंसान हूँ, आपको पता है। लेकिन बात अब ये है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे, इसमें 1% भी, पॉइंट समथिंग फीसद भी शक नहीं होना चाहिए कि अदलिया के काम में, अदालती काम में, जजों के काम में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और जो भी मुदाखलत करता है करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 100% मिन, ये मेरा ईमान है, इस पर ईमान की हद तक यकीन है। लेकिन बात यह है कि जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तकरीर की थी रावलपिंडी बार के सामने और उन्होंने कहा था कि यहाँ तो मेरे घर आया है जनरल फैज़, उसने कहा कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना चाहिए, और यहाँ ISI वाले बेंचेस बनाते हैं, अपनी मर्जी के बनाते हैं, मेरे चीफ जस्टिस को भी अप्रोच करते हैं। वहाँ उस वक़्त किसी का ज़मीर नहीं जागा, वहाँ सारे ज़मीर मुर्दा थे उस वक़्त, किसी का ज़मीर नहीं जागा।
یہاں پر اگر عمران خان کی محبت میں کچھ ضمیر جاگے ہیں، اب اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی ہنگامی اجلاس، جناب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی ہنگامی اجلاس، انہوں نے عمر عطا بندیال کو بھی رگڑ دیا اور موجودہ چیف جسٹس کو قاضی فائز عیسیٰ کو بھی رگڑ دیا، اور ساتھ ہی کہ جناب کوئی ان کا وہ نہیں کر رہے سد باب۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی اجلاس، وہاں پر بھی یہی آیا کہ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، جی بالکل انکوائری ہونی چاہیے۔ فل کورٹ بلا لیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ ابھی جب یہ آپ ویڈیو سن رہے ہیں فل کورٹ کا اجلاس جاری ہے، اس سے اگلی ویڈیو جو آئے گی انشاءاللہ فل کورٹ کے جو فیصلے آئیں گے اس کا وہ جو فل کورٹ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں سارے کے سارے اس اجلاس میں شامل ہیں، سارے کے سارے، کیونکہ خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، ہاں یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو لوگ شامل ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، 2 سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں شامل، اس کے ساتھ ہی جناب 2 ہائی کورٹس کے ججز شامل ہوتے ہیں، تو یہ 5 رکن ہوتے ہیں۔ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں کون کون شامل ہے؟ اس وقت ایک چیف جسٹس صاحب شامل ہیں، وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں وہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ دوسرے ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس سید منصور علی شاہ، اور تیسرے ہیں جسٹس منیب اختر، ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ چوتھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ممبر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب، اور 5ویں ہیں جسٹس ابراہیم صاحب، وہ جو پشاور ہائی کورٹ کے ہیں۔ اب لگ تو سمجھ گئے ہوگے آپ کو، آپ مجھ سے بہت زیادہ سیانے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا ہے ماشاءاللہ۔ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر جو ججز ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر، ان کا بھی محاسبہ کیا جائے، ان کو بھی پکڑا جائے، ان کو خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے۔ تو یہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کے پہلے وزیر اعظم کو جھلا دیا گیا تختہ دار پہ، اور جو اس میں شامل تھے بینچ میں، بعد میں انہوں نے کہا کہ ہماری گردن پہ بوٹ تھا، اس کا مطلب ہے پورے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں سارے بے شرم اور بے ضمیر قسم کے جج تھے، ان میں کسی کا بھی ضمیر نہیں جاگ رہا تھا۔ بات یہ ہے، یہاں جب نواز شریف کو اقامے پر فارغ کیا گیا، یہاں پر جب جس طریقے سے مولوی تمیز الدین کو فارغ کیا گیا، یہاں پر جب ملک کے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی جرم میں، یہاں پر جب جسٹس اعجاز الاحسن کو مانیٹرنگ جج لگایا گیا، یہاں سپریم کورٹ کے باہر آ کے جو باب رحمتے باب زحمتے ثاقب ناصور کے بارے میں جس بندے نے باتیں کی تھی کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اس وقت ججز کا ضمیر نہیں جاگا، اس وقت سب کے ضمیر سو رہے تھے۔ ضمیر جاگا بھی ہے تو یہ عمران نیازی کی محبت میں ضمیر جاگا ہے، اور میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا مداخلت قطعاً نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کی محبت جاگنا کہ اگر عمران خان باہر جا کے کچھ بھی کر لے آپ گرفتار نہیں کر سکتے، کہ میں نے نہیں کہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے وہ سینئر موسٹ جج جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس سردار طارق صاحب نے کہا تھا کہ یہ کون سا انصاف اور یہ کون سا آئین اور یہ کون سا قانون ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں، اگر ایک بندہ جا کے باہر قتل کر دے تو آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ اور سویپنگ ریمارکس دے دیے کہ اب عمران خان کو فلاں تاریخ تک کسی بھی مقدمے میں آپ گرفتار نہیں کر سکتے، تو اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو اس وقت بھی وہ گرفتار نہ کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں فیکٹس اینڈ فگر اور دلائل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ یہ کل کو یہ جو پاناما والے ججز تھے جنہوں نے پاناما کا کیس سنایا تھا نواز شریف کے خلاف، ان کی فیملیز آئی ہوئی تھی اور انہوں نے سپریم کورٹ میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ کسی ایک بندے کو نہیں پتہ، یہ موجود ہوتے، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ یہاں نواز شریف کے خلاف عمران خان کے حق میں یہ جو نعرے لگائے گئے تھے، اور فیملیز جو بیٹھی تھی وہ گیلریز میں، ان بے ضمیر اور بے شرم ججوں کا ضمیر اس وقت نہیں جاگا تھا۔
बाकी सुप्रीम कोर्ट के जितने लोग थे उनका नहीं कि ये किस लिए नारे लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की गैलरी में बैठ के, फलां मुर्दाबाद तो फलां जिंदाबाद, और बहुत अच्छा हुआ, और हूटिंग और हू हा और तालियां बजी थी। उस वक्त ज़मीर नहीं जागा था। भाई ज़मीर बिल्कुल जागे और इसकी कंप्लीट इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी अब पूरी की पूरी देखें। अब मामलात बहुत गंभीर हो गए हैं। मामलात मैं यूं समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने आ गई है, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत गड़बड़ चल रही है। ये बहुत मोहतात अंदाज में मैं कह रहा हूं, ठीक हो गया ना। और ये क्यों चल रही है, कैसी चल रही है, ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है, फुल कोर्ट ये इस फैसले पे पहुंचती है और चीफ जस्टिस साहब बेंच बना देते हैं और वो कहते हैं कि जिसने वहां उस वक्त जो बंदे आए थे और जो यहां पर जस्टिस सिद्दीकी के पास आए थे, और इनको यहां पर जो है ना फैज़ हमीद साहब को, जनरल फैज़ हमीद को उल्टा लटकाया जाता है। फिर ऐसे मुतालबात आए तो मैं मानूंगा। यहां पर चाबियां घुमाई जा रही हैं, फेरी जा रही हैं। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये 4 दिन पहले हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि जब ये पनामा का केस चल रहा था तो उस वक्त नवाज शरीफ के कोई दोस्त थे, वो खुद से चले गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास। उनसे कहा कि यह पनामा वाला केस जो है ना ख़त्म कर दें, हम आपको पैसे देते हैं। जाहिर है पैसे वो करोड़ों और अरबों में होंगे, वो ऐसे कोई लाखों में या हज़ारों में तो नहीं होंगे। एजाज सैयद साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर, और बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और कहीं से कोई रेस्पॉन्स रिएक्शन नहीं आया, कहीं से कोई तरदीद नहीं आई। समझ आ गई ना। आज तक भी पनामा वाले रिटायर हो गए लेकिन अभी तक जिंदा हैं, गो कि उनके ज़मीर मुर्दा हैं लेकिन वो अभी तक भी जिंदा हैं। सारे के सारे जजेस जिंदा हैं, सारे के सारे जजेस मुकम्मल तौर पर इमरानडू और यूथी हैं लेकिन जिंदा हैं, ठीक हो गया ना। उनकी तरदीद नहीं आई। एजाज सैयद साहब कहते हैं कि तमाम के तमाम पनामा जजेस वो मान गए कि ठीक है हम पैसे लेते हैं और ये फैसला उड़ा के रख देंगे, नवाज शरीफ के हक में ये फैसला देंगे। ये एजाज सैयद साहब ने बबांगे दोल कहा है कि नवाज शरीफ के हक में हम फैसला देंगे, हम पैसे लेंगे। तो पैसे उन्हें टका के लेना था। और जाहिर है जब पनामा केस के ये 5 जजेस ने पैसों पर मान लिया तो फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट वाले, आपको पता है वो साकिब नासूर, वो बाबा जहमता, वो को हाजी था, उसने अपने उनसे डबल पैसे लेने थे। यहां पर बिल्कुल तय पा गया कि पनामा का फैसला हम नवाज शरीफ की फेवर में करेंगे, पैसे लेंगे, टका के लेंगे। अब वो बंदा आया नवाज शरीफ के पास, उनसे कहा कि सरकार मैंने बात कर ली है, मैंने जनाब मियाँ साहब बात कर ली है, पैसे लेंगे, पनामा का केस उड़ा के रख देंगे, आपके हक में फैसला आएगा। नवाज शरीफ ने कहा, ये एजाज सैयद के बकौल, नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं ये मेरे ज़मीर पे बोझ रहेगा, मैं इस तरह के पैसे दे के कतन अपने हक में फैसला नहीं करवाऊंगा। फैसला आना है तो मेरिट पे आना है, इंसाफ पे आना है मेरे हक में। समझ आ गई ना। मैं कभी भी ऐसी बात तो नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं लगी लिपटी रखे बगैर ही बात कर देता हूं। बाज़-औक़ात वो कहते हैं ना सड़ जल के आप बाज़-औक़ात बात कर देते हैं। मैंने कहा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी दोस्त जानते हैं मैं बिल्कुल प्रो डेमोक्रेटिक हूं, मैं बला का डेमोक्रेटिक बंदा हूं, आइन और कानून की पासदारी करने वाला और इंशाअल्लाह उस पर चलने वाला, और मैं उसकी फेवर करने वाला। लेकिन मैं कभी कभी इस तरह से दिल करता है, आवाज़ आती है दिल से कभी कभी ना सड़ के जल के कि काश उस वक़्त नवाज शरीफ ने पैसे दे ही दिए होते। ये जो फटे चले हैं ना, ये जो सारा फितना आया है बीच में और ये सारा तबाही जो मच गई है ना मुल्क की ना, ये कम अज़ कम ना मचती। लेकिन अच्छा किया नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ का ज़मीर जिंदा था तो उसने कहा है कि तरदीद नहीं आई साहब इनकी। तो सिर्फ यहाँ पे एजेंसियों का प्रेशर नहीं होता। पता नहीं ये तो नवाज शरीफ था कि जिसने कहा कि जनाब मैंने पैसे देकर, मैंने इंसाफ नहीं खरीदना, मैंने पैसे देकर अपनी फेवर में फैसला नहीं करवाना। पता नहीं खुदा जाने इन बेज़मीर जजों ने कितने फैसले ऐसे अरबों और करोड़ों लेके किए, और खुदा जाने कि अभी तो साबित हो गया है। अभी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी कैसे चला गया है जनाब, उसने किस तरीके से, अभी तो साबित हो गया है कि फवाद चौधरी ने कैसे कहा था कि ट्रक खड़े हैं आपके लिए। निज़ाम इंसाफ पर पैसों के ट्रक चढ़ गए, अरबों डॉलर के और अरबों रुपए के निज़ाम इंसाफ पर ट्रक चढ़ गए।
ट्रकों ने लथाड़ पथाड़ के निज़ाम इंसाफ को रखा, किस तरीके से वो ट्रक चढ़े हैं और किस तरीके से वो ट्रक चलाए गए और किस तरीके से इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से उड़ाई गई इंसाफ की धज्जियां। ये होता है कि जनाब अभी एक बंदा जो चंद माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था, बहुत बड़ी बात है, जस्टिस एजाजुल एहसन, वो कैसे जूते छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में भाग गया है, वो कैसे रिजाइन करके भाग गया है। ऐसे मामूली बात है, एक बंदे ने चीफ जस्टिस बनना है और अगले साल तक चीफ जस्टिस रहना है, तो फिर वो जूते छोड़ के भाग गया है। कुछ तो था ना, ये ट्रकों के ट्रक लेते रहे हैं बेजमीर लोग, ये इस तरीके, सिर्फ एजेंसियों का प्रेशर इन पे नहीं होता, इन पे बहुत सारे और भी प्रेशर होते हैं। आज अगर हुब्बे इमरान में और बुग़्ज़ नवाज में कुछ, मैं फिर भी बार बार कहूंगा इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जनाब सबसे मैं कहता हूं, अगर इनकी दुखती रग पे रखना है ना भारी पैर और हथौड़ा मारना है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को चाहिए कि बुला लेना जनरल बाजवा को, वो जनरल फैज़ को भी, और कहें कि कटहरे में खड़ा करें ना कि कौन था बताएं। अब ये जनरल फैज़ हमीद क्यों गया था जस्टिस सिद्दीकी के घर में, खुदा जानता है। मैं आपको कहता हूं, मैं रोजे के साथ बैठा हूं, वजू के साथ बैठा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं, ये बंद हो जाएंगे, ये खत्मात, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा, ये ज़मीर जागने बंद हो जाएंगे। ये अंदर से ही गड़बड़ हुई है। अब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का वाज़े टकराव आ गया है। मैंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस में 3 या 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये उससे बड़ा वाकया है। अब उछल कूद रहे हैं जनाब, हमारी तहरीक इंसाफ जो इस तरीके से बनी थी वो उस तरीके से बनी थी, वो ये बना था वो बना था। अब पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये फैसले किसकी मोहब्बत में और किसकी बुग़्ज़ में हुए हैं। ये पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कहते हैं कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, बाहर एक बंदा जाके कत्ल कर दे और आप कहते हैं कि जनाब इमरान खान को, तो वो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ब्लू एरिया को आग लगा के, रेड जोन में आग लगा के, मेट्रो स्टेशन को आग लगा के, और वो सारा कुछ जब वो गिरफ्तार होके और फिर उसके बाद आते हैं जनाब इमरान खान और 9 मई को ये सारा कुछ तमाशे करके, और ये सारा कुछ जब आग लगा के मुल्क में और आग तोड़ फोड़ करके, वही बंदा जब जजेस गेट से दाखिल होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खड़े हो जाते हैं माशाल्लाह, और जनाब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं गुड टू सी यू, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। आप वो तो उनके मोहसिन थे जिन्होंने ट्रक चढ़ाए हुए थे निज़ाम इंसाफ पर। तो ये भी होना चाहिए, अब इसका भी एक ही दफ़ा फैसला होना चाहिए। ये नहीं है कि आप फैसले की बुनियाद पर, यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो फैसले होते हैं ना मिसकंडक्ट की बुनियाद पे, कि अगर एक जज ने मिसकंडक्ट किया है, अगर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ, नहीं साहब, अगर आपने एक फैसला किया है किसी की मोहब्बत में, अगर आपने एक फैसला इमरानडू बन के किया है, यहां से जनाब वो जरताज गुल जाती है तो पेशावर हाईकोर्ट जाके बैठ जाती हैं, कोई लाहौर से जा रहा है तो पेशावर हाईकोर्ट जाके बैठ, सारे मुल्क में सिर्फ इंसाफ पेशावर हाईकोर्ट में रह गया है, बाकी सारा इंसाफ मर गया है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई नहीं आता पेशावर, क्योंकि वहां पर पता है कि यहां पर मुबैना तौर पर जजेस इमरानडू बैठे हैं, वहां पे जजेस जूथिए बैठे हैं, वहां ये पता है, इस वजह से जो यहां से भागता है वहां यहां से भागता है और भाग के वहां पर पेशावर हाईकोर्ट में बैठ जाता है। पेशावर हाईकोर्ट खैर से उनकी सहूलतकारी कर रहा है, इस तरीके से वहां से भागता है लाहौर हाईकोर्ट, वहां से भागता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजेस के पास आके बैठ जाते हैं। भाई आइंदा फिर ये भी हो कि उस फैसले को मेरिट पर उनके सीनियर मेंबर्स परखें, उस फैसले को मेरिट पर फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट परखे उसको, कि ये जो फैसला दिया गया है ये किसी के बुग़्ज़ या किसी की मोहब्बत में तो नहीं दिया गया। ये जो फैसला पनामा केस का दिया है ये नवाज शरीफ के बुग़्ज़ और इमरान खान की मोहब्बत में तो नहीं दिया गया। अगर ये फैसला नवाज शरीफ के बुग़्ज़ और इमरान खान की मोहब्बत में, तो इन पनामा कोर्ट के जो पनामा के जजेस थे 5 रुकनी बेंच, इनको चौक पर उल्टा लटकाओ कानून के मुताबिक।
پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے ایجنسیوں کی مداخلت، فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، انتظامیہ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ججز کے خاندان کو، ججز کی فیملیز کو، ججز کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو دھمکیاں نہیں ملنی چاہیے، کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ببانگ دول کہہ رہا ہوں، لیکن جو پیسے لے رہے ہیں مبینہ طور پر، جو ٹرک لے رہے ہیں، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ صرف مظاہر علی اکبر نقوی نہیں تھے جو فارغ ہو گئے ہیں، ٹرکوں والے اور بھی اب بیٹھے ہیں بہت سارے، جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا تھا، ان کے ضمیر زندہ ہو سکتے ہیں بھلا؟ یہ کیسے ممکن ہے ان کے ضمیر زندہ ہوں؟ تو پھر آئندہ ایک ونس اینڈ فار آل یہی ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، میری التجا ہے اور یہ قوم کی آواز ہے کہ آئندہ کسی بھی جج کا، ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کا فل کورٹ فیصلہ کرے سپریم کورٹ کا، اگر یہ فیصلہ عمران خان کی محبت میں آیا ہے یا نواز شریف کے بغض میں آیا ہے یا میرٹ پہ آیا ہے، اگر وہ فیصلہ ایسا ہو کہ سردار طارق مسعود صاحب کہہ دیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ عمران خان کو کسی میں بھی گرفتار نہ کریں، بھلے وہ جا کے قتل بھی کر دے کسی کا، ٹھیک ہو گیا نا بات، تو گرفتار اس کو نہیں کرنا۔ ایسے فیصلے دینے والے ججز کا بھی کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، پھر مس کانڈکٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر جو محبت بیسڈ، یہ جو لو بیسڈ، یہ جو گڈی گڈی کھیلنے والے مبینہ طور پہ یہ جو وہ والے فیصلے ہونا کسی کی محبت میں یا کسی کے بغض میں، پھر ان فیصلوں کی بنیاد پہ بھی ججز کو فارغ کرنا چاہیے۔ یہی ہونا چاہیے، آئندہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، پھر یہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی قسم کو، کسی کی محبت میں جاگنے کی یا سونے کی یا رونے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر یہ انصاف کا اسی طریقے سے بول بالا ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔